जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एमटी एग्जाम में। आज तारीख है 17 अगस्त और मैं हाजिर हूं आप सभी के लिए आज की ताजा तरीन खबरें लेकर। इससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, 15 अगस्त 2023 को लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए घोषित की गई नई योजना जिसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत होगी। यानी कि अभी विश्वकर्मा योजना स्टार्ट नहीं हुई है। इसको कब से? तो विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? तो बुनकर, लोहार, सुनार, बढ़ई, धोबी, नाई को समृद्ध बनाना। निवेश इसमें कितना किया जाएगा? तो 13 से 15 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसमें जो ऋण है, यानी कि जो ऋण इनको दिया जाएगा विश्वकर्मा योजना के तहत, इसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाएगा। इस योजना को बजट 2023-24 में शामिल कर लिया गया है और इसमें जो भी विश्वकर्मा को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास योजना शुरू की जाएगी। इसमें वित्तीय सहायता के अलावा उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक डिजिटल तकनीक तक पहुंच भी प्रदान की जाएगी। इस योजना से एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए बहुत ही क्या होगा? लाभ होगा। अब की बार 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस रहा है? तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस रहा है और इम्पोर्टेंट है। और 76वां क्या है? वर्षगांठ है। ये दोनों चीज अच्छे से याद रखिएगा। 77वां स्वतंत्रता दिवस और 76वां वर्षगांठ है। 15 अगस्त 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने झंडा फहराया, जो कि कितनी बार है? ये 10वीं बार है जो पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाल किले में झंडा फहराया गया है। 2023 की थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दिसंबर या जनवरी तक कोई भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। क्या है? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ये थीम है। वे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराया है, झंडा नहीं फहराया, तो कौन किसने नहीं फहराया? तो गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर, ये दो लोगों ने लाल किले के प्राचीर से झंडा नहीं फहराया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक बार जो ध्वजारोहण किया है तो उसमें नेहरू जी ने 17 बार किया है और इंदिरा गांधी जी ने 16 बार किया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह जी ने ये 10 बार इनका झंडा फहराना हो चुका है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर भारत उत्सव प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा? दुबई, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया है। और कहां पर? दुबई में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने अलग से लेने का प्रयास नहीं किया, इसी में ही आपको बताया है। ये अभी ही हाल ही में ये भारत उत्सव प्रारंभ किया है। किसने? यूएई में। यूएई ने कहां पर? दुबई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान चला, कब तक चला है? तो 13, 14, 15 अगस्त 2023 तक चला है। आजादी का अमृत महोत्सव जो है, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 12 मार्च 2021 में हुई थी, अहमदाबाद, गुजरात से। जल जीवन मिशन पर खर्च किया गया है 2 लाख करोड़ रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर खर्च किए गए हैं 2.5 लाख करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत योजना पर खर्च किए गए 70,000 करोड़ रुपए और पशुधन को बचाने के लिए खर्च किया गया है 15,000 करोड़ रुपए। यानी कि ये पशुधन पर जो टीकाकरण पर खर्च किए गए हैं। ये जो इतना हमने ये योजनाओं में खर्च बताया है, ये इसमें मोदी जी ने लाल किले के भाषण देते हुए इन खर्चों के बारे में बताया है। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो जिन पर खर्च किया गया है, तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। ये आपको रियल बता रहे हैं कि दिसंबर जनवरी तक कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। क्या? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक बार फिर से बता रहे हैं, भारत उत्सव प्रारंभ किया गया है दुबई में, किसके द्वारा? यूएई के द्वारा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, विश्वकर्मा योजना के साथ ही ये भी योजना जो है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई है, किसको? पीएम ई बस सेवा को। कब तक चलाई जाएगी? ये जो योजना आई है पीएम ई बस सेवा है, इसको कब तक चलाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, 2037 तक इस योजना को चलाने की योजना है। निवेश इसमें टोटल कितना किया जाएगा? तो 57,613 करोड़ रुपए, जिसमें केंद्र द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का वहन करेगी। और इसके अलावा कौन करेगा? तो इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक बसें जो चलेंगी, टोटल कितनी? 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। और ये 100 शहरों में इनका क्या होगा? ट्रायल होगा। पीएम ई बस सेवा के तहत 10 लाख तक, कितने? 10 साल तक बस ऑपरेटर्स को क्या किया जाएगा? इसके तहत सपोर्ट किया जाएगा, यानी कि उनको हर चीज की आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। बसें जो है ये पीपीपी मॉडल पर, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खरीदी जाएंगी। और उद्देश्य क्या है इसका? तो 45 से 55,000 रोजगार सृजित करना। किसका? पीएम ई बस सेवा। तो इतने समय लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वकर्मा योजना, क्या? विश्वकर्मा योजना और पीएम ई बस सेवा, ये दोनों चीजों के बारे में भाषण में कहा गया है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में जितना भी डीपली हो सकता था हमने बता दिया है। ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज के करंट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इस प्रकार बात करते हैं, तो पीएम ई बस सेवा, इसमें 10,000 बसें चलाई जाएंगी। कितना खर्च आएगा? टोटल निवेश कितना किया जाएगा? तो 57,613 करोड़ रुपए। और जिसमें 20,000 रुपए किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। ये 10 साल इसका बस ऑपरेशन जो है स्कीम्स का सपोर्ट किया जाएगा, जो भी बस चलाने वाले होंगे। इसके अलावा इसमें 3 लाख या उससे अधिक के पॉपुलेशन के लिए ये है। इसमें यूनियन टेरिटरी और एनी रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, और हिल स्टेट्स यानी जो पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए ये योजना लाई गई है। और प्रियोरिटी टू सिटीज, यानी कि जो नो ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस, तो इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड की जाती है उनके द्वारा उनमें इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। और 45,000 से 55,000 तक क्या इसमें जॉब की खोज की जाएगी। जो ऑल कैपिटल, जितनी भी राजधानियां, यूनियन टेरिटरी, एनी नॉर्थ ईस्ट रीजन के हिल स्टेट्स, तो यहाँ पर इनको भी क्या किया गया है? इसमें इंक्लूड किया गया है। तीसरा प्रश्न, कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? तो ये पहला मेट्रो कौन सा बन गया है? ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली बन गई है, जिसका लक्ष्य क्या है? 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचना। मतलब क्या होना? कार्बन उत्सर्जन को बहुत ही कम कर देना। मेट्रो की टिकट पर कार्बन उत्सर्जन में होने वाली कटौती को दिखाना, जिससे यात्रियों को पर्यावरण के बारे में क्या किया जाए? जागरूक किया जाए। ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। देखिए जैसे इसमें लिखा है, ये Congratulations, you are saving around 840 ग्राम CO2 एमिशन, यानी कि उत्सर्जन को आप क्या कर रहे हैं? कम किया जा रहा है। तो ये ऐसे टिकट में इसको दिखाकर इसमें क्या किया जाएगा? यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लेकर आया हूँ। इसमें पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन है? तो ये कोलकाता मेट्रो ट्रेन है। और जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता है। और भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन है? तो कोच्चि केरल है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब है। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र है। चौथा प्रश्न, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब स्थापित किया जाएगा। तो ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। इसके 3 भाग होंगे, 3 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इंक्यूबेशन फैकल्टी सेंटर, ये तीनों चीजों को क्या किया जाएगा? इसमें खोला जाएगा।
इस प्रकार लखनऊ में सबसे बड़ा आईटी हब का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो योगी जी द्वारा किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट करंट की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे कहाँ पर खोला गया है? तो ये वाराणसी में। भारत जो है ये मैक्सिको बोलीविया के बाद तीसरा देश बना है जो सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाराणसी में खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम फाइलेरिया सेंटर कहाँ पर? वाराणसी में खुला है और लखनऊ में दूसरा खोला जाएगा। ई स्पोर्ट को खेल नीति में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तर प्रदेश बना है। किसमें? ई स्पोर्ट खेल नीति में शामिल करने वाला पहला राज्य। किसको? खेल नीति में शामिल करने वाला। पांचवा प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम को स्थान मिला है। तो ये कौन सा स्थान मिला है? तो ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान मिला है। रैंकिंग 2023 में पहले नंबर पे कौन है? नीदरलैंड है, दूसरे नंबर पे बेल्जियम है। और 7वां एशिया हॉकी चैंपियनशिप 2023 जो अभी हाल ही में भारत ने जीता है, उस आधार पे इसका स्थान रैंकिंग में कौन सा आ गया है? तो ये तीसरा आ गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष में गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता है, सिल्वर में ऑस्ट्रेलिया और ब्रॉन्ज में भारत ने जीता है। तो ये जो ब्रॉन्ज में पदक जीता और अभी मलेशिया को हराया है, इस तरह से ये जो जीत है इसमें इसको भारत को रैंकिंग में बहुत ही अच्छा फायदा मिला है, जिससे ये इसमें तीसरे स्थान पर आ गया है। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ था महिला का, उसमें गोल्ड किसने जीता था? नीदरलैंड ने। सिल्वर किसने जीता था? अर्जेंटीना ने। ब्रॉन्ज किसने जीता था? ग्रेट ब्रिटेन ने। और ग्रेट ब्रिटेन ने जो ब्रॉन्ज जीता था किसको हराकर? भारत को हराकर, यानी कि चौथे स्थान पर रहा है इंडिया। किस स्थान पर रहा है? तो ये 4th स्थान पर रहा है। और थर्ड खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली में कहां पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बता दें, अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आया है और इसको हमने क्वेश्चन बनाकर नहीं पढ़ाया है, इसको यहीं पर आपको ऐसे पढ़ा दिया है, मगर इसको आप कम मत समझिएगा, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में किया जाएगा, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। छठा प्रश्न, 1970 में स्थापित सुलभ इंटरनेशनल, जो कि क्या है? एक तरह का शौचालय है जो खोला गया था। ये इसके संस्थापक जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, बिंदेश्वर पाठक है। पद्म भूषण इनको कब? 2003 में मिला था। और फ्लश टॉयलेट टेक्नोलॉजी द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बिंदेश्वर पाठक। इनको गांधी शांति पुरस्कार, इसके अलावा एनर्जी ग्लोब अवार्ड, WHO पब्लिक हेल्थ कैंपेन अवार्ड और गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अवार्ड, ये इनको मिला हुआ है। और इसमें दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पद्म भूषण इनको कब मिला? 2003 में। और संस्थापक रहे, सुलभ के संस्थापक रहे, सुलभ ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुलभ के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक, इनका कार्डियक के कारण ही क्या हो गई है? डेथ हो गई, कार्डियक बीमारी के कारण। सातवां प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बल कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? तो कितने? तो टोटल 76 वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। देखिए, अभी पुलिस बल कार्मिकों को कितने? 901 पदक अवार्ड मिले हैं और वीरता के लिए पुलिस पदक को 140 जवानों को पुरस्कार दिया गया है। अब विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए 93 जवानों को अवार्ड दिया गया है और मेधावी सेवा के लिए पुलिस पदक में 668 जवानों को क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया है। तो मेधावी सेवा के लिए 668 पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए 93 पुरस्कार और वीरता के लिए 144 पुरस्कार प्रदान किए गए और पुलिस बल कार्मिकों के लिए 901 अवार्ड दिए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आठवां प्रश्न, भारतीय पहलवान सीमा बिस्ला पर नाडा द्वारा कितने साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो कितने साल के लिए लगाया गया है? तो ये 1 साल के लिए लगाया गया है।
इन इन पर 12 मई 2024 तक के लिए बैन लगा दिया गया है। और इन्होंने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, याद रखिएगा। जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, अल्माती कजाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कि कौन सा पदक जीता था, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। ये चित्र सीमा बिस्ला जी का है। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये किसके द्वारा लगाया गया है, याद रखिएगा, ये नाडा के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा, नाडा के द्वारा लगाया गया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी कि जो भारत का है एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके द्वारा ही क्या किया गया है, इन पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रकार नाडा कहाँ की है, तो ये भारत की है। नाडा कहाँ की है एजेंसी, तो ये भारत की एजेंसी है। और वाडा ये कहाँ की है, तो ऑल वर्ल्ड की ये एजेंसी है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुआ था। कहाँ पर, लुसाने स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अध्यक्ष कौन है, तो जॉन फॉहे है, जो कि कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के ये वित्त मंत्री थे। और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। 9वां प्रश्न, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है, पुरुषोत्तम रूपाला जी द्वारा हेल्प कार्यक्रम व बांझपन शिविर का शुभारंभ किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में किया गया है। एक का मतलब क्या है, तो एनिमल से मतलब होता है, तो रोग नियंत्रण पशु टैगिंग पशुधन बीमा में महिलाओं को प्रशिक्षित इसके द्वारा किया जाएगा। और पशुधन जागृति अभियान के तहत ये शुरू किया गया है। किसके तहत, तो पशुधन जागृति अभियान के तहत इसको शुरू किया गया है। और याद रखिएगा, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। और इन्होंने हेल्प कार्यक्रम को स्टार्ट किया, तो मेन ये इंपॉर्टेंट है, हेल्प कार्यक्रम किस लिए, तो ये उपदेश दिया गया है। और किस अभियान के तहत, तो पशुधन जागृति अभियान के तहत। कहां पर, तो ये गुजरात में। क्वेश्चन को याद करते समय ये ना सोचिए कि जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे दिए गए बस उसी तरह आना है। हो सकता है गुजरात के लिए पूछ लिया जाए, या आई हेल्प में आ का मीन्स पूछ लिया जाए कि अब मीन्स क्या होता है, या उद्देश्य पूछ लिया जा सकता है। तो ये सब चीजें बहुत डीपली आप पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से याद होगा। और आपके लिए शॉर्ट में, ताकि आपको ज्यादा गाथा पढ़ने की जरूरत न पड़े, उस हिसाब से प्रयास किया जा रहा है। और आप सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो हेल्प कार्यक्रम है, इसको किसके द्वारा पोषित किया जाएगा, तो इसे भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। तो ये मेन है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो पुष्कर सिंह धामी जी थे। 10वां प्रश्न, वह झील जिसके आसपास अवैध निर्माण पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के द्वारा रोक लगाई गई है, तो ये कौन सी झील है, तो ऑप्शन नंबर सी, तंपारा झील, जो कि कहां पर पड़ती है, ओडिशा में पड़ती है। एनजीटी क्या है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल है। स्थापना कब हुई थी, तो 18 अक्टूबर 2010 में हुई इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अतः जो एनजीटी ने इसने कहा है किससे, उड़ीसा गवर्नमेंट से, टू स्टॉप जो ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहां पर, तंपारा झील के पास, तो इसको क्या किया जाए, अवैध घोषित कर इस पर रोक लगा दी जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन भी करें, जिससे आपको वहां पर आपको जॉब से रिलेटेड न्यूज भी मिलती रहेगी और आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा। आज के लिए